हेलो गाइस। आज हम कैपिटल गेन का एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और थोड़ा सा ज़बरदस्त कुछ अलग तरीके का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ लोग बहुत चालाक बनने की कोशिश करते हैं। उन चालाकों के लिए ये टॉपिक बनाया गया है कैपिटल गेन के अंदर में। चालाकी क्या है, इस बात को समझते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जब भी हम किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसफ़र करने पर मुझे गेन होता है तो मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक इन ट्रेड अगर होगा तो स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं माना जाता है। तो ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद उसको बेचेगा तो भी उसको कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी। आखिर इसका ये लॉ क्या कहता है, टैक्स लायबिलिटी कैसे अराइज की जाएगी, कैसे कैलकुलेट की जाएगी, वो सारी बातें आज हमको इस टॉपिक में डिस्कस करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। इस टॉपिक का लॉ समझने के साथ साथ मैं चाहूँगा कि इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखा जाए जिससे आपके अंदर और भी क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक को लेकर के। पहले इस बात का समझते हैं कि आखिर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। यूँ मान के चलो कि मान लेते हैं कि आपने एक एसेट परचेज किया और जब आपने उस एसेट को परचेज किया तब वो आपके लिए कैपिटल एसेट था। कुछ समय के बाद आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया एज अ स्टॉक। अब आपने उसको अगर एज अ स्टॉक ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या होगा, तो बात को समझेगा। जिस दिन आपने उसको स्टॉक ट्रांसफ़र किया है उस दिन की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसको हम लोग मान लेंगे सेल कंसिडरेशन फॉर दिस करेंट एसेट। तो जो भी आपके पास कैपिटल एसेट था उसको जब आपने स्टॉक में कन्वर्ट किया तो जो भी जिस दिन आप ट्रांसफर करोगे उस दिन की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो हो जाएगी सेल कंसिडरेशन ऑफ दैट कैपिटल एसेट। और फिर आप इसी दिन कैपिटल एसेट कैलकुलेशन कर लोगे, कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लोगे। इसके अलावा जब भी आप इस स्टॉक को बेचोगे तो जो भी प्राइस पे बेचोगे आप उस प्राइस को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसका आपका आ जाएगा बिजनेस का गेन। होपफुली आपको ये बात समझ पे आई होगी। मैं फिर से बता रहा हूँ। यूँ समझ लो कि आपने एक एसेट परचेज किया, उस एसेट को आपने कैपिटल एसेट को आपने स्टॉक इन ट्रेड पे ट्रांसफ़र कर दिया और उस स्टॉक इन ट्रेड को फिर आगे चल करके आपने बेच दिया। तो 3 लेवल्स में काम हुआ। एक था कैपिटल एसेट, एक था स्टॉक और फाइनली आपने इसको सेल कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में आपको कैपिटल गेन लायबिलिटी आएगी और यहाँ से यहाँ के बीच में आपके ऊपर बिजनेस गेन की लायबिलिटी आएगी। आ रही बात समझ में? ये कैसे कैलकुलेशन होगी उसको हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन है कि मिस्टर अर्नब ने क्या किया। अर्नब ने, यहाँ पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। अर्नब कन्वर्ट्स his plot of land purchased in July 2003 for rupees 80,000 into stock in trade on 31st March 2019। यानी कि जुलाई 2003 में इन्होंने एक एसेट खरीदा था 80,000 रुपीज़ का, उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में 2019 में। जिस दिन इन्होंने ट्रांसफ़र किया, जिस दिन उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/3/2019 वॉज 3 लाख। The stock in trade was sold for 3,25,000 in the month of March 2020 in the January 2020। इसको आप समझते हैं उसी फॉर्मूले के थ्रू जैसे मैंने आपको अभी समझाया था। यानी कि आप समझो कि 2003 में आपने एक एसेट खरीदा, 2019 में इसको ट्रांसफ़र किया और 2020 में इसको सेल कर दिया। तो जिस दिन आपने खरीदा था उस दिन था 80,000 रुपीज़ का। इस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 3 लाख रुपीज़ की और जब आपने इसको बेचा था तो वो था 3,25,000 रुपीज़ का। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो कैलकुलेशन होगी वो बिजनेस की कैलकुलेशन होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो कैलकुलेशन होगी वो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 3,25,000 और 3 लाख के बीच में जो डिफरेंस है यानी कि 25,000 ये हो जाएगी मेरी बिजनेस इनकम और 3 लाख से 80,000 के बीच में जो डिफरेंस है वो बन जाएगी मेरी कैपिटल गेन। बट क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, क्योंकि 2003 में खरीदा गया था और 2019 में बेचा गया है, तब यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन भी लगाना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट टैक्सेबल इनकम इफ एनी एंड इफ सो अंडर द हेड ऑफ इनकम फॉर विच असेसमेंट ईयर। प्लस आपको ये भी बताना है कि किस हेड में ये इनकम चार्ज होगी। तो क्लियर हो गया कि पीजीबीपी की इनकम भी चार्ज होगी और कैपिटल गेन की भी इनकम। पीजीबीपी का मतलब होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि बिजनेस इनकम भी और कैपिटल गेन इनकम भी।
जैसे मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII दे दी जाएगी, तो यहाँ पे आपको 2003-04 की भी दे दी गई है और 18-19 की भी दी गई है, जो 2 साल इन्होंने यूज़ किए हैं। आगे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ ए कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज अ ट्रांसफर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 247 इन द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट सो कन्वर्टेड। यानी कि जब ये जो प्रोविजन लगेगा वो कब लगेगा, जिस साल आपने एसेट को कन्वर्ट किया है। However, the capital gain will be charged to tax only in the year in which the stock in trade is sold. कैलकुलेशन जरूर कैपिटल गेन की उसी साल हो जाएगी जिस साल एसेट को ट्रांसफर किया गया है स्टॉक इन ट्रेड में, बट जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी, ये टैक्स लाइबिलिटी आपको उसी साल में पे करनी होगी जब आप एक्चुअली स्टॉक को बेचोगे। यानी कि कैलकुलेट करके आप अपने पास रख लोगे, पर टैक्स की पेमेंट आप उस साल करोगे जिस साल आप एक्चुअली स्टॉक को बेचोगे। The cost inflation index of the financial year in which the conversion took place should be considered for computing indexed cost of acquisition. मैंने बताया कि भैया जो स्टॉक था 80,000 वाला, उसका आप इंडेक्सेशन भी लगाओगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। Further, the fair market value of the date of conversion would be deemed to be the full value of consideration for transfer of asset as per section 45(2). ये भी बात मैंने आपको बताई कि जिस साल हमने कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया था, जो भी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू थी वो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि वो मेरी सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी। द सेल प्राइस लेस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वुड बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम ऑफ द ईयर in which the stock in trade is sold, प्लस जिस साल आप एसेट को बेचोगे उसकी प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ कन्वर्जन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरा बिजनेस इनकम हो जाएगा। ये तो बुकिश टर्म था, आइए प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, तो जैसे आप लोगों को पता है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू थी जिस दिन हमने इसको ट्रांसफर किया था वो था 3 लाख रुपीज़, और एसेट को मैंने खरीदा था 80,000 रुपीज़ में। 80,000 में मैंने खरीदा था 2003 में, तो डिवाइड कर दिया मैंने 2003 की CII से और 2019 की CII से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसका इंडेक्सेशन लगा दिया, तो मेरी इंडेक्सेशन वैल्यू आ गई 2,05,505 रुपीज़। इनको सब्ट्रैक्ट करने पर मैंने कैपिटल गेन निकाली 94,495। अब इसके ऊपर जो भी टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो हमें आज ही नहीं पे करनी है, वो मुझे उस साल पे करनी होगी जिस साल हम स्टॉक को बेचेंगे। इत्तेफाक से हमने सेम उसी साल में स्टॉक को बेच भी दिया। बेचा मैंने 3,25,000 रुपीज़ का, प्लस जिस दिन हमने कन्वर्ट किया था अपना एसेट कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड के बीच में, उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो बन जाएगी यहाँ के लिए कॉस्ट, तो वो हो जाएगी 3 लाख रुपीज़। दैट मीन्स 3 लाख वाली चीज़ मैंने 3,25,000 रुपये में बेच दी, तो 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे अब 2 हेड ऑफ इनकम हो गई, पहला कैपिटल गेन, दूसरा बिजनेस इनकम। आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग लिख रखा है कि PGBP की जो इनकम होगी वो होगी 25,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो इनकम होगी वो होगी 94,495। इन टोटल आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो होगी 1,19,495। होपफुली आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। ना समझ में आई हो तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि एकमात्र ये फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया है कि इससे अब आपको कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो बेहिचक आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।